जाकर अंगुना को सारी बातें बता दी थी। उन दोनों को लगा था कि अंगुना उनके इस काम से खुश होगी, लेकिन अंगुना ने झल्लाते हुए कहा, कटीली, ये क्या बेहुदा बातें कर रही हो? मायापुर में क्या घटित होने वाला है क्या नहीं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ रेशमी से और मालती के साए की बोतल से। उन दोनों के बारे में बताने के बजाय तुम मुझे ये सब बताने आई हो? इस पर कटीली ने अपनी सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं अंगुना, तुमने शायद हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना। वो बेहोश करने के लिए यामिनी ने उसी पूजा के साए की मदद ली थी जिसके लिए सत्संग रखा गया था। इसका मतलब कि उस बच्ची को मारने के पीछे भी यामिनी का ही हाथ है और अब उसने उस बच्ची के साए को अपने वश में कर लिया है। पर इस तरह किसी साए को अपने वश में करना यामिनी को नहीं आता है। जरूर यामिनी के साथ कोई और भी मिला हुआ है। अंगुना अब कटीली की बातों को ध्यान से सुन रही थी। कटीली ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और अंगुना, अगर यामिनी किसी बच्चे के साए को अपने वश में करवा सकती है तो मालती के साए को भी तो अपने वश में कर सकती है। तो हो सकता है कि मालती की बोतल को चुराने के पीछे भी यामिनी का ही हाथ हो और वो मालती को अपने वश में करके कोई बड़ा प्रयोग करने वाली हो। और रही बात रेशमी की, तो हो सकता है अपना काम खत्म हो जाने के बाद उसने रेशमी को भी धोखा दे दिया हो। अंगुना और जितेंद्र दोनों को ही अब कटीली की बातों पर विश्वास होने लगा था। अंगुना ने हामी भरते हुए कहा, सही कह रही हो कटीली, हमें मायापुर चलकर ये देखना ही चाहिए कि आखिर यामिनी ऐसा क्या करने वाली है। अंगुना के ये कहते ही तीनों वहां से मायापुर के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ सुरेश के घर पर वैद्य जी और रेशमी मिलकर सभी गांव वालों को उठाकर होश में ले आए थे। गांव वालों के बेहोश होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। इसीलिए जो लोग सत्संग में सुरेश के घर पर नहीं भी आए थे, वो लोग भी एक एक करके सुरेश के घर पहुंचने लगे थे। देखते ही देखते सुरेश के घर पर लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सभी के मन में बहुत से सवाल दौड़ रहे थे कि उनको बेहोश किसने किया, उनको बेहोश करने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है। और इन सब सवालों का जवाब रेशमी के पास ही था, लेकिन रेशमी ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि आपको इन सब सवालों के जवाब शमशान भूमि में ही जाकर मिलेंगे। उस वक्त रात के करीब 12 बजे थे। समय की इस घड़ी पर लोग शमशान घाट का नाम लेने से ही डरते थे, लेकिन इन सब सवालों के जवाब के लिए पूरा का पूरा गांव आधी रात को भी शमशान घाट जाने के लिए तैयार हो गया था। वहीं उधर शमशान घाट में नीति का यह बदलता रूप देखकर पत्थरभुज बाबा के होश उड़ गए थे। पत्थरभुज बाबा डर के मारे अपने शरीर को घसीटते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगे। सिर्फ पत्थरभुज बाबा ही नहीं, नीति के गुर्राने की आवाज से यामिनी भी काफी ज्यादा डर गई थी। यामिनी भी डर के मारे कुछ कदम दूर चली गई थी। तभी उन दोनों ने देखा कि एकाएक नीति के शरीर का आकार बढ़ने लगा था। आकार बढ़ने के साथ साथ उसके शरीर की चमड़ी भी काली पड़ने लगी थी, जिसके ऊपर बड़े बड़े बाल उगने लगे थे। देखते ही देखते नीति का आकार अब पत्थरभुज बाबा से करीब 3 गुना बड़ा हो चुका था। पत्थरभुज बाबा और यामिनी फटी आंखों से नीति का ये बढ़ता आकार देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नीति के हाथ और पैरों के नाखून भी अब किसी जंगली जानवर की तरह बढ़ने लगे थे और उसकी आंखें खून सी सुर्ख लाल हो चुकी थी और गहरी इतनी कि उसके अंदर यामिनी और पत्थरभुज बाबा दोनों समा जाए। नीति फिर से एक बार वैसी ही विशालकाय दैत्य बन चुकी थी जैसे चंद्रकला के सामने यज्ञ के वक्त बनी थी। पत्थरभुज बाबा और यामिनी को अपनी गर्दन ऊपर करके नीति को देखना पड़ रहा था। नीति का ये रूप देख उन दोनों की सांसें अटक गई। दोनों का गला सूख गया था और पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वैसे तो यामिनी और पत्थरभुज बाबा ये बात जानते थे कि नीति के अंदर मायावी शक्तियां हैं, लेकिन उन्हें ये लगता था कि शायद नीति के अंदर दैवीय शक्तियां होंगी। लेकिन ये बात आज ही पता चली थी कि नीति के अंदर इस तरह की काली शक्तियां भी हैं और वो दैत्य का रूप भी ले लेती है।
पत्थरभुज बाबा को यामिनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने यामिनी पर झल्लाते हुए कहा, यामिनी, मैंने बार बार मना किया था कि इन सब में हम नीति को नहीं घसीटते हैं, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। यामिनी ने भी डरते हुए पत्थरभुज बाबा से कहा, मुझे क्या पता था बाबा कि इस छोटी सी नीति में इतनी अधिक शक्तियां हैं। उन दोनों में ये बात चल ही रही थी कि तभी नीति जोर से गुर्राती हुई पत्थरभुज बाबा की तरफ बढ़ने लगी। ये देख पत्थरभुज बाबा और भी ज्यादा डर गए। वो जल्दी से उठकर अपने झोले की तरफ भागने लगे। नीति ने जब ये देखा तो उसने अपने हाथ को उस झोले की तरफ किया और हाथ के इशारे से उसे दूर फेंक दिया। पत्थरभुज बाबा का झोला हवा में उड़ता हुआ बहुत दूर जाकर गिरा। नीति की इस हरकत पर पत्थरभुज बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में नीति की तरफ देखते हुए मन ही मन उसका सामना करने का तय कर लिया। ये सोच पत्थरभुज बाबा ने अपनी आंखें बंद करके अपनी हथेली को अपने चेहरे के सामने लाते हुए अपनी हथेली पर कुछ मंत्र फूंक दिए। मंत्र फूंकने के बाद अपनी हथेली को बंद करते हुए पत्थरभुज बाबा ने उसे नीति की तरफ फेंक दिया। हथेली के अंदर से एक गेंद के आकार जितना आग का गोला निकला और वो नीति की तरफ बढ़ने लगा। वो आग का गोला नीति की तरफ बढ़ते हुए उससे जा टकराया, लेकिन उस आग के गोले का भी नीति पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि जैसे ही वो आग का गोला नीति से टकराया वो वहीं के वहीं भस्म हो गया। ये देखते ही यामिनी और पत्थरभुज बाबा के होश उड़ गए और डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वहीं पत्थरभुज बाबा की इस हरकत के बाद नीति का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वो गुर्राते हुए पत्थरभुज बाबा के एकदम नजदीक पहुंच गई। नीति ने झुककर अपने हाथ को पत्थरभुज बाबा की तरफ बढ़ाते हुए उनकी गर्दन को पकड़कर उन्हें हवा में उठा लिया। नीति के हाथों का आकार अब इतना बड़ा हो चुका था कि पत्थरभुज बाबा की पूरी गर्दन नीति के हाथ में आ चुकी थी। साथ ही साथ नीति के नाखून भी बहुत ज्यादा बड़े हुए थे, जो पत्थरभुज बाबा की गर्दन में चुभने लगे थे। पत्थरभुज बाबा तड़फड़ाते हुए हवा में झूल रहे थे। धीरे धीरे उनका दम घुटने लगा था। अपनी मौत को सामने देखकर पत्थरभुज बाबा जोर जोर से नीति के हाथ पर प्रहार करने लगे, लेकिन नीति पर कोई असर नहीं हो रहा था। पत्थरभुज बाबा को जब खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं नजर आया तो उन्होंने अपने दबे गले से यामिनी को आवाज लगाते हुए कहा, यामिनी, यामिनी, मुझे बचाओ यामिनी। लेकिन यामिनी भी जानती थी कि जब पत्थरभुज बाबा खुद इस नीति का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो वो क्या ही कर सकती थी। उसे तो पत्थरभुज बाबा की मौत अब सामने नजर आ रही थी। बाबा की ये हालत देखते हुए यामिनी ने खुद से मन ही मन कहा, यामिनी, अगर यहाँ पर कुछ देर और रुकी तो सिर्फ पत्थरभुज बाबा की ही नहीं, तुझे खुद की भी मौत नजर आएगी। इसीलिए अगर अपनी जान बचानी है तो बेहतर यही होगा कि जब तक ये नीति पत्थरभुज बाबा को मारने में व्यस्त है तब तक यहाँ से भाग जा। ये सोचते हुए यामिनी ने वहाँ से शमशान भूमि के पीछे के जंगलों के रास्ते से भागने का मन बना लिया था। लेकिन जैसे ही यामिनी वहाँ से भागने को हुई, पत्थरभुज बाबा ने उसे आवाज लगाते हुए दबी आवाज में कहा, यामिनी, कहाँ जा रही हो यामिनी? मुझे बचाओ यामिनी, यामिनी, अगर तुम यहाँ से भागी तो परिणाम बहुत बुरा होगा यामिनी। लेकिन यामिनी ने पत्थरभुज बाबा की एक न सुनी और दौड़ते हुए वहां से निकल गई। यामिनी दौड़ते हुए बाहर निकल ही रही थी कि तभी यामिनी को पत्थरभुज बाबा का झोला दिखाई दिया। यामिनी उस झोले को उठाकर उसे खंगालने लगी, तभी उसे उस झोले के अंदर मालती के काले साई की बोतल दिखाई दी। मालती के काले साई की बोतल देखते ही यामिनी की आंखें चमक गई। साथ साथ उस झोले के अंदर बहुत सारे मायावी पत्थर भी थे। यामिनी जानती थी कि ये पत्थर उसके कुछ ना कुछ काम जरूर आएंगे। ये सोच वो उस पूरे झोले को ही अपने साथ लेकर वहां से निकल गई। एक तरफ यामिनी पीछे के रास्ते की तरफ निकली और दूसरी तरफ चंद्रकला उसी वक्त आगे के रास्ते से शमशान भूमि में दाखिल हुई। जैसे ही चंद्रकला ने अंदर प्रवेश किया, उसकी नजर विशालकाय दैत्य पर गई। उस विशालकाय दैत्य को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो कोई और नहीं बल्कि नीति ही है।
चंद्रकला ने नीति का ये रूप देखा हुआ था, इसीलिए चंद्रकला तुरंत समझ गई कि ये नीति ही है। नीति का ये रूप फिर से जागृत होता देख चंद्रकला बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी। वो समझ गई कि जरूर नीति के ऊर्जाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है, तभी नीति का ये रूप जागृत हुआ है। चंद्रकला दौड़ते हुए नीति और पत्थरबुझ बाबा की तरफ जाने लगी, पर चंद्रकला ये देखकर चकित थी कि उसे कहीं पर भी यामिनी नजर नहीं आ रही थी। चंद्रकला समझ गई कि जरूर यामिनी पहले ही पत्थरबुझ बाबा को चकमा देकर भाग गई है। तभी पत्थरबुझ बाबा की नजर चंद्रकला पर पड़ी। चंद्रकला को देखकर पत्थरबुझ बाबा की भी जान में जान आई। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, चंद्रकला, चंद्रकला बचाओ मुझे, तुम्हारी बेटी मुझे मार देगी, चंद्रकला बचाओ। चंद्रकला का मन तो ये भी कह रहा था कि नीति जो भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। पत्थरबुझ बाबा के परिणामों का यही अंत होना चाहिए, लेकिन इसके बाद चंद्रकला ने नीति के परिणामों के बारे में सोच लिया। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, नहीं नहीं चंद्रकला, नीति अभी बच्ची है, क्यों इसके हाथ इस पापी के खून से रगना चाहती है। और वैसे ही रेशमी कभी भी गांव वालों को यहाँ लेकर पहुँच सकती है। अगर गांव वालों ने नीति का ये रूप देख लिया तो क्या जवाब देगी उनको। नहीं नहीं, गांव वालों के आने के पहले मुझे नीति को सामान्य करना ही होगा। ये सोच चंद्रकला ने पहले तो नीति को खुद को शांत होने के लिए कहा, नीति नीति बेटा शांत हो जाओ और छोड़ दो बाबा को। लेकिन नीति के अंदर के दैत्य ने जोर से गुर्राते हुए अपनी डरावनी आवाज में साफ मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, इस दुष्ट ने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस पर चंद्रकला ने कहा, नहीं बेटा, पूरा गांव यहाँ पहुँचने ही वाला है, सब मिलकर इन्हें इनके गुनाहों की सजा देंगे, तुम इन्हें छोड़ दो बेटा। चंद्रकला की ये बात सुनकर पत्थरबुझ बाबा भी चौंक गए कि पूरा गांव यहाँ पहुँचने वाला है। लेकिन फिर भी नीति ने चंद्रकला की एक नहीं सुनी। अब तो उसने अपने हाथ की पकड़ को और मजबूत कर दिया था। नीति के बड़े बड़े नाखून अब पत्थरबुझ बाबा की गर्दन के अंदर जाने लगे थे, जिससे उनका खून भी बहने लगा था और दम भी घुटने लगा था। पत्थरबुझ बाबा ने कभी नहीं सोचा था कि उनका अंत एक बच्ची के हाथों होगा, लेकिन चंद्रकला ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसने नीति को समझाने की तो पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन अब भी जब नीति नहीं मानी तो चंद्रकला उसे शांत करवाने का दूसरा उपाय सोचने लगी। इधर चंद्रकला नीति को शांत करने का उपाय सोच रही थी और दूसरी तरफ यामिनी पत्थरबुझ बाबा का झोला कंधे पर टंगाए हुए जंगल के रास्ते से भाग रही थी। लेकिन अब जंगल बहुत गहरा होता जा रहा था और चारों तरफ से आ रही जंगली जानवरों की आवाजें यामिनी के मन में डर पैदा कर रही थी। इसीलिए यामिनी ने अब सड़क के रास्ते से जाने का तय किया। जैसे ही यामिनी ने जंगल का रास्ता छोड़कर सड़क का रास्ता पकड़ा, वैसे ही उसने देखा कि सभी गांव वाले शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। ये देख यामिनी ने अपने पैर फिर से पीछे की तरफ खींच लिए। पीछे की तरफ जाकर यामिनी एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गई और उन गांव वालों के वहां से जाने का इंतजार करने लगी। तभी यामिनी ने देखा कि उन गांव वालों में सबसे आगे रेशमी ही चल रही थी। ये देख यामिनी ने मन ही मन कहा, मेरा अंदेशा बिल्कुल सही था, ये रेशमी चंद्रकला से कोई बदला लेने नहीं आई है, इसके इरादे कुछ और ही हैं। मुझे तो लगता है इसी ने चंद्रकला को मेरे इस मकसद के बारे में बताया और इन सब के लिए सबसे पहले तो मैं उस राघव को नहीं छोड़ूंगी। गांव वालों को शमशान भूमि की तरफ जाता देख यामिनी सिर्फ दुखी ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक खुश भी थी, क्योंकि वो अभी अभी नीति का ऐसा अवतार देखकर आई है कि अगर गांव वालों ने नीति का वो रूप देख लिया तो या तो चंद्रकला को अपने हाथों से नीति को मारना होगा या नीति को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए कहीं ले जाना होगा। ये सोचते हुए यामिनी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई थी। चंद्रकला एक तरह से अपनी ही जाल में फंसती चली जा रही थी, क्योंकि गांव वालों को बुलाने का निर्णय उसी का था और इस वक्त अगर गांव वाले नीति के सामान्य होने से पहले पहुंच गए तो उसके जीवन का सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और सिर्फ गांव वाले ही नहीं, अंगुना, जितेंद्र और कटीली भी जब मायापुर पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि पूरे गांव वाले शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। ये देख वो तीनों भी उनके पीछे पीछे शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगे थे। क्या गांव वालों और अंगुना के पहुंचने के पहले चंद्रकला नीति को सामान्य कर पाएगी, या नीति की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और यामिनी आखिर क्यों लेकर गई है मालती के काले साई की बोतल?